हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बिहार दौरा के स्पेशल सीरीज में। ठीक है, आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, और प्राचीन भारत के इतिहास के पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसको जाकर के जरूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के तीसरा वीडियो। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद वहाँ का प्रभारी किसे नियुक्त किया? जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीत लिया था, उसके बाद वहाँ के प्रभारी किसे नियुक्त किया? तो वहाँ के प्रभारी जो है खिज्र खां को नियुक्त किया। तो खिज्र खां आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ के प्रभारी नियुक्त किया खिज्र खां को? तो मेवाड़ को, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी को जो है आर्थिक नीतियों की सर्वाधिक जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण पुस्तक कौन था? तो तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का मतलब क्या होता है? तो खिराज या खराज। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना खिराज या खराज। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो भू राजस्व की जो दर थी कितनी थी? उपज का 1/2। जो उपज होता था उसका जो है आधा जो होता है मालिक के यहाँ पहुँचता था, और आधा जो उपज करता था उसके यहाँ पहुँचता था। 1/2 था इसके किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? गाजी मलिक जो है वो किस वंश की स्थापना की? तो तुगलक वंश की स्थापना कौन किया था? तो गाजी मलिक। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? तो गाजी मलिक ने। या फिर गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना किया? तो तुगलक वंश की। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण को 29 बार विफल करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से विख्यात हुए? तो किस आक्रमणकारी को विफल करने के बाद? तो मंगोल आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है विफल करने के बाद कितने बार विफल किए? तो 29 बार विफल किए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मंगोल। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? गयासुद्दीन तुगलक जो थे उनकी मृत्यु कब हुआ? तो मार्च 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ हुआ? तो अफगानपुर में उनकी मृत्यु हो गया। कब? तो मार्च 1325 ईस्वी में। किसका मृत्यु हुआ? गयासुद्दीन तुगलक का। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हुई? यानी कि लकड़ी के महल जो था, घर था, उसमें दबकर के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। वो जो महल था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जूना खां के द्वारा। किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो जूना खां के द्वारा जो घर निर्मित था महल, उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठे? जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो जूना खां गद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर जूना खां बैठा, लेकिन किस नाम से बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जूना खां जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और नाम चेंज करके बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा जूना खां। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1326 से 27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो देवगिरी। दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित किया। तो आपको ध्यान में रखना है किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। कब? 1326 से 27 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी की वर्तमान महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद जिले में स्थित है का नया नाम क्या रखा? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी की, जो कि
वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है, नया नाम क्या रखा? तो नया नाम क्या रखा? तो दौलताबाद। दौलताबाद रखा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित की? यानी कि दिल्ली से जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, और फिर देवगिरी से दिल्ली किस ईस्वी में स्थानांतरित किया? तो आपको ध्यान में रखना है 1335 ईस्वी में जो है स्थानांतरित कर लिया। तो 1335 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुआ कब हुआ? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में। ऐसे भी पूछ सकता है कि मृत्यु कब हुई, तो आपको बताना है। ठीक है, तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोडाल में उसकी मृत्यु हुई। सिंध, गोडाल कहाँ है? सिंध में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनकी मृत्यु हो गया, कब हुआ? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी मतलब कि उनके पद पे कौन संभाला? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की पद को संभाला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक कब तथा कहाँ हुआ? फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ। और कहाँ के गद्दी पर बैठा? तो थट्टा का जो है गद्दी पर बैठा। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक का दूसरा राज्याभिषेक कब तथा कहाँ हुआ? पहला राज्याभिषेक बता दिए, थट्टा में हुआ था, और दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। दूसरा राज्याभिषेक अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भू राजस्व कुल उपज का कितना भाग लिया करता था? फिरोज शाह तुगलक के समय में जो था भू राजस्व 1/5 से 1/3 लिया करता था, जबकि उसमें क्या बताए थे किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है भू राजस्व 1/2 यानी कि आधा लिया करता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1/5 से 1/3 लिया करता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए 100 नगरों में से सर्वाधिक प्रिय कौन सा नगर था? यह किस नदी के किनारे था? फिरोज शाह जो तुगलक है इसके द्वारा 100 नगर बसाया गया, जिसमें सर्वाधिक प्रिय नगर कौन सा था और यह किस नदी के किनारे था? तो सबसे सर्वाधिक प्रिय जो नगर था वो था फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो था सबसे प्रिय तीन नहर था, मतलब कि नगर था। और ये जो है यमुना नदी के किनारे था। कौन नदी के किनारे था? यमुना नदी के किनारे। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कहा फिरोज शाह तुगलक ने कहा फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने कहा फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया? तो कोटला में करवाया था। कोटला कहाँ है? तो दिल्ली में है कोटला। यहीं जो है फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था अपने ही नाम पर। किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कोटला का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम क्या था? तो फतुहाते फिरोज शाही। फतुहाते फिरोज शाही उसकी आत्मकथा का नाम था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या नाम था? फतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? मृत्यु से पहले उसने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 20 सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 20 सितंबर 1388 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु के पहले उसने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो तुगलक शाह को।
तुगलक शाह को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? नुसरत शाह के बाद जो है, नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो नुसरत शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बना, तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लोग क्या है यहाँ पे, इसको फिर से देखें, तैमूर लंग। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो मतलब कि तैमूर लंग जो आक्रमण किया था कब किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। और डेट पूछेगा तो 17 दिसंबर 1398 ईस्वी में किया था। तो 17 दिसंबर 1398 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस जाते समय तैमूर लंग किसे दिल्ली से अपना प्रतिनिधि किया? वापस जाते समय तैमूर लंग ने किसे दिल्ली से अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो अपना प्रतिनिधि जो है ये जो है तैमूर लंग किसे नियुक्त किया? तो खिज्र खां को। खिज्र खां को जो है अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया किसने? तैमूर लंग ने। तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसका मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तैमूर लंग के वापस जाने के बाद सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने किसकी मदद से पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो मल्लू इकबाल की मदद से जो है पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, दौलत खां लोधी को युद्ध में पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? दौलत खां लोधी को युद्ध में पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो खिज्र खां बैठा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र खां। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने किस राजवंश की स्थापना की? खिज्र खां ने किस राजवंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर कौन सी उपाधि धारण किया? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण की? तो रैयल ए आला की उपाधि किसने धारण किया? तो खिज्र खां ने। ऐसे भी पूछेगा, आपको ध्यान में रखना है कि रैयल ए आला की उपाधि किसने धारण किया? तो खिज्र खां ने। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां अपने को किसका प्रतिनिधि मानता था जिसे वह नियमित रूप से कर भेजा करता था? खिज्र खां ने अपने को किसका प्रतिनिधि मानता था जिसे वह नियमित रूप से कर भेजा करता था? तो शाहरुख को जो है अपना प्रतिनिधि मानता था। और इन्हें जो है जो उपज होता था या फिर कर मतलब क्या होता है? टैक्स। तो वो जो है भेजा करता था कौन? खिज्र खां। किसको? शाहरुख को। तो आपका करेक्ट आंसर शाहरुख हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तो मुबारक खां। खिज्र खां की जब मृत्यु हो गई तो उनका उत्तराधिकारी जो बना वो मुबारक शाह बना। तो आपका करेक्ट आंसर मुबारक शाह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शाह की उपाधि धारण किया। किसने? तो मुबारक शाह खां ने जो है शाह की उपाधि धारण किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक शाह का वजीर कौन था? मुबारक शाह का जो वजीर था वो कौन था? तो सरवल उल मुल्क
सरवल उल मुल्क जो है मुबारक शाह का वजीर था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना की? यमुना के किनारे मुबारक शाह ने किस नाम से एक शहर की स्थापना की? तो मुबारकवाद, मुबारकाबाद के नाम से जो है यमुना के किनारे मुबारक शाह ने शहर की स्थापना की। उस शहर का नाम क्या था? तो मुबारकाबाद। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारक शाह के बाद दिल्ली के सुल्तान कौन बना? मुबारक शाह के बाद जो है दिल्ली के सुल्तान कौन बना? तो मोहम्मद बिन फारिद खान। मोहम्मद बिन फारिद खान जो बना, फरीद है, मोहम्मद बिन फरीद खान जो है मुबारक शाह के बाद दिल्ली के सुल्तान बना। वह किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो नाम किस नाम से बैठा? तो मोहम्मद शाह के नाम से, मोहम्मद शाह के नाम से जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ठीक है, कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन फरीद खां जो बैठा था वो मोहम्मद शाह के नाम से बैठा था। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद शाह की जो मृत्यु हो गई तो उसका जो है उत्तराधिकारी बना, कौन बना? तो अलाउद्दीन बना। अलाउद्दीन जो है मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण किया। कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण की। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन बना? तो हामिद खां। हामिद खां यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हामिद खां जो है अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर बना, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवा दी? अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां की हत्या किससे करवा दी? तो बहलोल लोदी से। तो यहाँ पे बहलोल लोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी से हत्या करवा दिया किसने? अलाउद्दीन आलम शाह ने हमीद खां को की हत्या करवा दिया, किससे? तो बहलोल लोदी से। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस शासक की मृत्यु के बाद सैयद वंश का अंत हो गया? किस शासक का मृत्यु के बाद सैयद वंश का जो है वो अंत हो गया, मतलब कि ख़त्म हो गया? तो अलाउद्दीन आलम शाह की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद जो है सैयद वंश का अंत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हो गया? सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो लोदी वंश का। अब जो है सैयद वंश खत्म हो गया, अब कौन वंश आया? तो लोदी वंश। लोदी वंश आया। तो जब सैयद वंश खत्म हो गया तो लोदी वंश की स्थापना हुआ। ठीक है, अब चलिए लोदी वंश की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे लोदी वंश में लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना आपसे अगर पूछा जाए तो बहलोल लोदी आपको बताना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी कब तथा किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बहलोल लोदी जो है कब तथा किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 19 अप्रैल 1491 ईस्वी में, 51 ईस्वी में, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण
सफलता थी? किस राज्य को एक बार फिर दिल्ली सल्तनत में मिलाना ही बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी? तो किस शहर को? तो जौनपुर को। जौनपुर को मिलाना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सफलता थी। किसके लिए? तो बहलोल लोदी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी द्वारा जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाने जाने के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक कौन था? तो हुसैनी शाह। तो हुसैनी शाह आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोदी का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, बहलोल लोदी का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी हुआ कौन था? तो निजाम खां। निजाम खां जो है बहलोल लोदी का पुत्र है। ठीक है, तो बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी कौन बना? तो निजाम खां बना। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम खां कब तथा किस उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो निजाम शाह जो है कब बैठा? तो 17 जुलाई 1498 ईस्वी में। 17 जुलाई 1498 ईस्वी में बैठा। और किस यानी कि निजाम खां कब तथा किस उपाधि से बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से। कहाँ बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो आगरा। सिकंदर लोदी जो है अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने संगीत के किस ग्रंथ की रचना की? तो किस ग्रंथ की रचना की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लज्जत ए सिकंदर शाही की ग्रंथ की रचना किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी का पुत्र जो उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर लोदी के पुत्र जो उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, वो कौन बना? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है सिकंदर लोदी के पुत्र की मृत्यु के बाद वहाँ के उत्तराधिकारी कौन बना? तो इब्राहिम लोदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी कब तथा किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो अब जो है उसकी सिकंदर लोदी के पुत्र की मृत्यु हो गया तो इब्राहिम लोदी वहाँ का उत्तराधिकारी बना। अब जो है इब्राहिम लोदी कब वहाँ के दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और किस नाम से बैठा? तो इब्राहिम शाह के नाम से। इब्राहिम लोदी जो था इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब तथा किसके साथ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब तथा किसके साथ हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी मार डाला गया? यानी कि पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था, ठीक है। तो जिसमें बाबर की विजय हुआ, इब्राहिम लोदी जो है मार डाला गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किसका विजय हुआ? बाबर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद में सर्वप्रमुख कौन होता है? सल्तनतकालीन मंत्रिपरिषद में सर्वप्रमुख कौन होता है? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीर। बाजीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में बाजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल में जो है बाजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता है? तो दीवान ए बिजारत कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि सल्तनत काल में बाजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? सल्तनत काल में जो है बाजीर मुख्यतः किस विभाग का प्रधान होता था? तो राजस्व विभाग का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
राजस्व विभाग, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से जो है प्रतिदिन आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास हम ख़त्म कर दिए थे, उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के इतिहास का आज तीसरा वीडियो है, इसको भी ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।